कारखा के मामले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। छठा दिन आज हो गया है लॉन्ग मार्च का इमरान खान साहब की, जो फोर्थ का कहा जा रहा था, 4 नवंबर को इस्लामाबाद आएगा। अब उसका नया स्केड्यूल भी आ गया। अब आज असद उमर साहब ने, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि 10 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे और 11 नवंबर को तमाम पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अभी आपने इब्तदाइया में सुना चौधरी फवाद वो कुछ और दास्तान सुना रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत से जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका ख्याल ये है कि सिंपली ये लंबा इसलिए किया जा रहा है दो वजूहात से। एक तो ये कि इसका इलेक्शन का प्री इलेक्शन एक कैंपेन बिल्ड हो रही है, लोगों से पब्लिक कॉन्टैक्ट बन रहा है, चलें ये होता रहे। लेकिन असल वजह ये है कि ये मुलाकात हो जाए, कोई बैकडोर डील्स हो जाएं। और आपको पता है 2-3 दिन पहले अचानक जब खान साहब को लाहौर गए तब भी एक कंट्रोवर्सी उठ गई, ख़ास तौर पे जब वो लाहौर गए और असद उमर साहब ने वहाँ पे अनाउंस किया कि वो बड़ी अहम मीटिंग के लिए लाहौर गए हैं। बाद में खान साहब ने खुद ट्वीट कर दिया कि मेरे ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं और मैं तो पहले ही तय था कि मैंने लाहौर जाना है, रात का हमने क्या कहते हैं सफ़र नहीं करना था। और फिर असद उमर साहब ने बाद में क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने ये शो कराया कि जैसे वो पार्टी मीटिंग की बात हो रही थी, वो भी असद उमर साहब से पूछेंगे कि उसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है। बट इन द मीन टाइम खासा ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड कर रहे हैं। कभी फ़ौज को रगड़ देते हैं, फिर अगले दिन फ़ौज अपनी हो जाती है, फिर तीसरे दिन जर्नलों के नाम ले देते हैं, फिर कह देते हैं बाजवा साहब से मेरे डिफरेंसेस इसलिए हुए क्योंकि वो करप्शन रोकना नहीं चाहते थे, उनको एतराज़ कोई नहीं था करप्शन पे। एवरी डे इट चेंजेस स्विंग्स। लगता है कि जो बातचीत चलती है ख़राब होती है, उसमें मूड बनता है। बातें जा कर रही हैं। इन द मीन टाइम ये ख़तरा ये बन गया है कि हम एक खौफनाक स्टेलमेट की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट इनसे बात नहीं कर रही है, गवर्नमेंट से बात करने पे रवादार नहीं है। जुडिशरी और आर्मी जो सबसे न्यूट्रल होने चाहिए, ए पॉलिटिकल होने चाहिए, वो लग रहा है कि तमाम सियासत का महवर वो बनते जा रहे हैं। और शायद एंड में फैसले इन दोनों पार्टीज़ के हाथ से निकल के शायद उन दो इदारों के हाथ में तो नहीं जा रहे। बड़ी ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हो रहे हैं। इसलिए ये तमाम चीज़ें हमने कहा सबसे बेहतर चीज़ यही है कि असद उमर साहब से ही बात करें। सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के और क्या कहते हैं राइट हैंड समझे जाते हैं इमरान खान साहब के। तो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़ोन पे। ही इज़ ट्रैवलिंग राइट नाउ। थोड़ी देर में हम उनको वीडियो पे भी ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। आई थिंक लाइन ड्रॉप होगी। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं ताकि उनसे दोबारा कनेक्ट हो जाए, तो देन विल स्टार्ट द शो। आता है मिल्क फील्स, खुशियाँ जहाँ पे है और सब हंसी, दिल को लगे इतना मुफीद, ऐसा ही तो है हमारा मिल्क फील्स। फाइनली हमारी अपनी बुटीक की लॉन्च है। ओनली 14 डेज लेफ्ट। लॉन्च वाले दिन मेरे कपड़े भी परफेक्ट, मेरी मॉडल भी परफेक्ट और डिजाइनर। हेयर फॉल का शिकार सिंपल, मॉडल वाले बालों के लिए मॉडल वाला शैम्पू। फॉर हेयर फॉल पैंटीन इज माय चॉइस। इसमें है फर्मेंटेड राइस वाटर और प्रो विटामिन फॉर्मूला जो सिर्फ 14 दिन में हेयर फॉल कम करे। लेस हेयर फॉल, मोर ओपन हेयर डेज। पैंटीन। आज बहुत मजा आया। अब शावर में सेफगार्ड से और मजा आएगा। सेफगार्ड करें हम, सेफगार्ड से नहाना, जर्म्स दूर भगाना। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारा कनेक्शन बहाल हो गया असद उमर साहब से। जी असद, ये बताएं कि पहले बहुत से ऑब्जर्वर का ख्याल ये है कि आप लोगों ने तब तक लटकानी है बात को, या आपकी कोई डील ना हो जाए एस्टैब्लिशमेंट के साथ, या नए आर्मी चीफ की कम से कम फाइल मूव ना हो जाए, तब तक आप लोगों ने इस्लामाबाद नहीं आना। नहीं, इससे दोनों चीजों से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है इसका। बेसिकली हुआ ये, हमारी पहले भी बात होती है और मैं तो सच बताऊं कि खान साहब ने ये प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने कहा कि जितने तुम एस्टिमेट कर रहे हो ना टाइम, ये इस टाइम में हम नहीं मूव कर सकेंगे और हमारी इससे बहुत स्लो प्रोग्रेस होगी क्योंकि अवाम ने बहुत बड़ी तादाद में निकलना है। और जब हम शादरे से निकले ना तो उसके बाद हमें अंदाजा होना शुरू हुआ, क्योंकि लाहौर तो चलो शहर के अंदर था, लेकिन जिस तादाद में लोग आए तो फिर हमारे पास दो चॉइसेस थी कि या तो वो जो 4 की अनाउंस की भी डेट है उसी पे हम रहें और बीच बीच में से रास्ते स्किप करते आए,
या जो है वो पूरा हम करें स्ट्रेच को और उसमें ज्यादा टाइम ले लें। तो फिर फैसला ये किया खान साहब ने कि यार ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, करते एक हफ्ता और भी लगता है, लेकिन हम बीच में कोई रास्ता छोड़ के नहीं आएंगे। तो ये जो आज फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पता नहीं अभी आपने 9 तारीख दी है, 10 तारीख दी है, वो तो कह रहे हैं शायद 10 भी नहीं होगी, आगे चली जाएगी बात, ये क्या है? ये मतलब कि पुराने ज़माने में लोग हज करने निकलते थे इंडिया पाकिस्तान से तो 1.5 महीने बाद पहुंचते थे, ये इस किस्म का कुछ हो रहा है? कैसी लॉन्ग मार्च है? ये फवाद चौधरी जो है बेचारा वो डसा हुआ है, वो मेरे से हर दूसरे दिन पूछता है अच्छा जेलम किस दिन पहुंचेंगे, मैं उसको नई तारीख दे देता हूँ। तो वो अपने तजर्बे के मुताबिक गलत बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब जो है हमें 99% कॉन्फिडेंस है कि ये जो डेट्स हैं इसके ऊपर हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये आज सुप्रीम कोर्ट में भी आप ही पे बात ढल रही है। जो 2 लॉयर्स हैं उन्होंने कहा कि जी हमने तो असद उमर को बता दिया था, अब उन्होंने फिर पता नहीं आगे बात, खान साहब ने कहा मुझे पता ही नहीं है 25 मई वाली जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे, फिर उन्होंने कहा कि आपकी शाम तक दोबारा बात नहीं हुई, असद उमर तो हमने वीडियो में भी नज़र आते रहे। ये ज़रा हमें क्लियर कर दें कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे आपको कब पहुँचाए और क्यों आपने खान साहब को नहीं बताया कि वो कोर्ट ने कहा है कि आपने वहाँ से आगे नहीं जाना और तमाम जो शराइत थी? नहीं, हमारे लॉयर्स ने आज ये नहीं कहा। हमारे लॉयर्स में से फैसल चौधरी ने ये कहा कि मेरा सुबह के वक्त दोपहर के वक्त राब्ता हुआ था, कोर्ट ने जिस वक्त फैसला दिया है उसके बाद उसने कहा मैंने राब्ता करने की कोशिश की और मैं राब्ता नहीं कर सका। तो क्यों राब्ता नहीं कर सके? सारा दिन आप लोगों की फोन पर कांटेक्ट नहीं हो सका। साउंड्स हाईली इम्प्रॉबेबल। हम कंटेनर, वो अभी भी देख लेना, ये तो अभी टेस्ट कर लें, ये थियरी अभी पता चल जाएगी। कंटेनर में किसी को राब्ता करने की कोशिश करें, वो जैमर्स होते हैं और कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, और उस दिन तो जो है हुकूमत ने भी कोई कम्युनिकेशन जो है खासतौर पर डेटा को जैम करने की कोई किया हुआ था इंतजाम। अच्छा, ये एक चीज़ हमें बताएं, ये जो खान साहब बार बार ये फौज की बात होती है, मैं आपको उनका एक क्लिप 2-3 मेन सुना देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये फौज आपकी डेफिनेशन में क्या है खान साहब की? क्या जब वो कहते हैं ये फौज मेरी है तो उस फौज में उनका मतलब होता है कि वो फौज मेरी है जिसमें जनरल बाजवा नहीं है, जिसमें इंटेलिजेंस के जनरल नदीम नहीं है DGI, जिसमें जनरल फैसल नहीं है और सेक्टर कमांडर नहीं है? इनको निकाल के उनका मतलब होता है कि ये फौज मेरी है? क्योंकि इनके बारे में तो उनकी बातें और होती हैं, सुन ले जरा। कान खोल के सुन लो मेरे, मैं जो चीजें जानता हूँ, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूँ। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, आपके जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के इदारे कमजोर हों। ये कौन थे नामालूम अफराद? कौन थे? एक था जनरल फैसल और दूसरा ब्रिगेडियर फहीम। जब से इस्लामाबाद में आए हैं, लोगों के ऊपर जुल्म, मीडिया के ऊपर जुल्म। अगर आपके घर के ऊपर डाका पड़ रहा हो, आपके घर को लुटेरे लूट रहे हो और आपका चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ, जनरल बाजवा से पूछना चाहिए कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे जैसे मैं समझता था, वो इंतजाम नहीं करने के लिए तैयार थे। इस पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा ये था कि जो उनका हक था, जो मैंडेट था, वो नहीं दिया जा रहा था। क्यों नहीं दिया जा रहा था? उस सियासतदान ने पाकिस्तान की फौज को उस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया। अच्छा, इसमें उन्होंने वो क्लिप नहीं चलाया जहां पर उन्होंने बहुत तारीफ की है एक दिन कि बिल्कुल ये फौज मेरी है और मैं चाहता हूँ मजबूत हो, मजबूत फौज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जिस दिन जनरल्स के नाम लिए थे उससे अगले दिन। तो खान साहब की आप लोगों की डेफिनेशन में क्या फौज में इनको मिला के आप गिनते हैं जब आप फौज की तारीफ करते हैं, कि ये 4-5 लोग निकाल के आप फौज की तारीफ करते हैं? अच्छा नहीं, इसमें 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो इदारे की तारीफ करना मजमूई तौर पर, और उस इदारे के हर फर्द का अच्छा होना जरूरी नहीं है। फौज खुद अपने लोगों को बशमूल बड़े सीनियर लोगों को, आपको पता है कि किस पोजीशन पे रह चुके थे उस वक्त जिसका कोर्ट मार्शल किया फौज ने खुद अभी से 1-2 साल पहले, कितनी सेंसिटिव और सीनियर पोजीशन के ऊपर वो सर्व कर चुके थे। तो पहली बात तो ये कि इदारे का अच्छा होना और इदारे का अहम होना और उसके हर शख्स का अच्छा होना जरूरी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आपकी राय किसी के बारे में यह भी हो सकती है कि मजमूई तौर में उसमें अच्छाइयां भी हैं लेकिन कमजोरियां भी हैं। तो जो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में अगर किसी को क्रिटिसाइज किया ना, कि जिसमें सिर्फ उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, वो तो एक ही शख्स है या 1 या 2 शख्स हैं जो मिड टीयर के लोग हैं।
बाकी जो है इदारे के अंदर वो, और ये मैं आपको बता सकता हूँ जिसको कोई कैमरा भी नहीं होता ना सामने, तो उस वक्त भी जो उनका बिलीफ है पाकिस्तान जैसे मुल्क को एक ताकतवर फौज की जरूरत है और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी असास इस वक्त जो है वो इसकी फौज है, इसमें वो यकीन रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो भी फौजी जो भी फैसला करेगा तो वो इमरान खान उससे इत्तेफाक करेंगे। नहीं तो आर्मी चीफ और डीजीसी वगैरह ये मिड टियर तो नहीं है, आर्मी चीफ तो टॉप टियर है। सर आर्मी चीफ टॉप टियर है। आर्मी चीफ के बारे में उन्होंने कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट एक पोजीशन, वो उनके फैसलों को, उनकी पोजीशंस को, ओपिनियंस को क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट उन्होंने कभी उनको कंप्लीटली ब्लैक नहीं पेंट किया, कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने ये कह दिया कि जनरल बाजवा, उन्होंने तो असद उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जनरल बाजवा, उन्होंने कहा आपके डिफरेंसेस क्यों है, उन्होंने कहा जनरल बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते थे और ब्लैक क्या पेंट करना है। डीजीआई को उन्होंने कहा आप कान खोल के सुन लें, आपने पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद क्या कहना है? नहीं, माजरत के साथ उनके एक्शंस को, उनकी डिसीजंस को क्रिटिसाइज करना और एक बंदे को कम्प्लीटली ब्लैक पेंट करने में फर्क होता है। जो करप्शन की बात करें, वो जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है मेरे ख्याल में उसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये तो अभी जनरल बाजवा ने जो की है मेरे ख्याल में एनडीयू में की थी कि किधर की थी टॉक, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री जो है उसके अंदर जो है करप्शन जो है सिंगल बिगेस्ट इशू नहीं होता। ये उनका व्यू है। ये इमरान खान की सियासत पिछले 26 साल से ये नहीं है। इमरान खान की सियासत ये है कि करप्शन पाकिस्तान का सेंट्रल इशू है। तो आप लोगों के नजदीक जनरल बाजवा एक इज ही अ गुड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या क्वेश्चन मार्क है उन पे? ये मतलब बिल्कुल जो है ना, इट इज टू सिंपलिस्टिक अ थिंग टू से, एंड मेरे ख्याल में चलो आप कॉम्प्लिकेटेड आंसर दे दें। तो मैं कॉम्प्लिकेटेड आंसर में नहीं दूंगा क्योंकि ये क्या को परफॉर्मेंस अप्रेजल मैं कर रहा हूं, अंदर बैठा हुआ जनरल बाजवा का। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक चीज बताइए कि बड़ा ही सेंसिटिव एक सिचुएशन आ गई है और ये सीरियस लोगों को फिक्र पड़ गई है। आप लोग इनसे बात करने पे तैयार नहीं है, ये आपसे बात करने पे तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने अमीन गंडापुर साहब ने तो पकी पकाई के हाथ में पकड़ा दी, राना सनाउल्लाह के हाथ में, जब उनकी वो ऑडियो निकली। तो उसके बाद जो उन्होंने सेकंड बात की हमारे ही चैनल के प्रोग्राम में समर से बात करते हुए, वो और भी खौफनाक बात की, जब उन्होंने कहा ठीक है हम कर रहे हैं, हम अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं, और असले की बात कर दी, तो एक ब्लड शेड का एक माहौल बनना शुरू हो गया, ख़तरा हुआ। फैसल वावडा ने बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको आप लोगों ने निकाल दिया कि, और खान साहब ने भी कहा किसी के कहने पे, और उन्होंने जनरल फैसल का कहा कि उनके कहने पे उन्होंने ये कहा है, मुझे पता है डर्टी हैरी के कहने पे कहा है, लेकिन ख़ुद फिर प्रेस ट्वीट कर दी कि अगर ये पीसफुली ना हुआ बैलेट के ज़रिए तो फिर शायद खून रेजी होगी। तो एक स्पेक्टर बनता जा रहा है ब्लड बाथ का, खौफनाक चीज़ों का, और जब आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो फिर आप लोग खुद ही इस चीज़ को थर्ड पार्टी के डोमेन में नहीं धकेल रहे, जब इतनी हार्ड लाइन्स ड्रॉ की हुई आपने भी और गवर्नमेंट ने भी? अच्छा, पहली बात तो मेरे ख्याल में खून खराबे का कोई ख़तरा नहीं है। जो खान साहब ने बात की है वो एक लॉन्गर टर्म चीज़ है, जिसके ऊपर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डीजीआई और डीजीआई एसपीआर ने, उसके जवाब के अंदर मैंने उस दिन भी ये पॉइंट रेज़ किया था, ये पॉइंट आज भी मैंने अपनी मीडिया टॉक के अंदर रेज़ किया है। जब आपकी कौम एक तरफ खड़ी हो जाए और वो एक वाज़ेह फ़ैसला कर ले और उस फैसले को ना माना जाए और उसको ताकत से दबाने की कोशिश की जाए, तो उसके नताइज जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसका लॉन्ग मार्च के जिस दिन पहुंचनी है उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वहाँ पे गोलियां चलनी शुरू हो जाएंगी। ये मजमूई तौर पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख ये बताती है कि आप अगर ताकत से अवाम की राय को दबाने की कोशिश करते हैं तो उसके नताइज जो हैं वो ख़तरनाक होते हैं। सो वो बात तो बिल्कुल क्लियर है। जहाँ तक हार्डलाइन की बात है, ये बताएं कि किसका काम होता है इनिशिएटिव लेना ऐसी सूरत हाल के अंदर। मैं आपको तहरीक इंसाफ को कहते हैं ना, इमरान खान को कहते हैं कि वो बड़े इमरान खान जो हैं जी ज़िद्दी हैं, वो जी किसी से बात नहीं करने को तैयार, इनफ्लेक्सिबल हैं। जिस दिन ये लेकर आए थे फजलुर रहमान अपनी मार्च, जिनके पीछे कोई अवाम नहीं थी, कोई कौम नहीं थी, ना वो कोई बहुत बड़ी मार्च थी, ना वो सारे इलेक्शन स्वीप कर रहे थे, उसके बावजूद हमने उनके साथ एंगेज किया और मीटिंग्स जो है वो अकरम दुरानी के JUIF के घर में होती थी। मैं गवर्नमेंट का डेलीगेशन था, हम 4, 5, 6 वजीर जाते थे उनके घर और वहां बैठ के मीटिंग्स करते थे।
ये तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि हुकूमत कह रही है कि जी ठीक है, हमने 46 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा ग्रांट दे दी है, हम गोले मार मार के पाकिस्तान की अवाम को रोकेंगे। ये तो इस वक्त हटदर्मी का इजहार तो है, वो तो सिर्फ एक तरफ से हो रहा है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने देखा ग्रेजुअली बिल्ड हो रही है बात। ये खास साहब का ट्वीट इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ट्वीट जब आप करते हैं आप सोच समझ के जुमला 2 दफ़ा पढ़ के रीराइट करते हैं, लिखते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात करनी या जलसे में बात करनी इज़ अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम ट्वीट। इसमें खान साहब ने कहा कि मैं 6 माह से मुल्क में इंकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ, एक इंकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल सिर्फ ये है कि आया ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेजी के ज़रिए तबाहकुन। फिर खान साहब ने एक तकरीर की जब खान साहब ने अपना पैरेलल ड्रॉ किया बांग्लादेश में अपनी पुरानी अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान वाली, और उन्होंने कहा वहाँ देखें मुल्क 2 टुकड़े हो गया। एक तो खान साहब आप स्पेक्टर रेस कर रहे हैं खून रेजी का भी, मुल्क टूटने का, और अवामी लीग वाली एग्जांपल्स ड्रॉ कर रही हैं, तो एक बड़ा एक्सट्रीम सिनेरियो, मतलब मैं ये नहीं कहता कि अनरियलिस्टिक है या नहीं है या नहीं करना चाहिए, बट बड़ा ही खौफनाक सिनेरियो पेश कर रहे हैं। ऐसे मौके पे जब बातचीत होती है तो आप भी बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है, सवाए से वो अपने जलसों में वो कहते हैं मैंने इनसे बात ही नहीं करनी, पावर इस्टेब्लिशमेंट के पास है, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। इस्टेब्लिशमेंट ने तो आपको जवाब दे दिया, उन्होंने अपना जॉइंट प्रेशर कर दिया DGI ने DGI-SPR के साथ, और खुल के कह दिया कि आपके जितने बयानात थे वो गलत थे, आपने यू ट्राई टू ब्राइब द आर्मी चीफ, और आपने वो बयानिया साइफर वाला। तो फिर कौन किससे बात कर रहा है, हमें ये तो समझाएं। खान साहब तो बड़ा खौफनाक एक मंजरनामा प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मैं 100% एग्री करता हूं उस ट्वीट से, मैं अभी भी वही कहता हूं। खान साहब ये नहीं कह रहे कि 10 मार्च को यहां पे पिंडी पहुंचेंगे तो गोलियां चलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो कह रहे हैं, और हकीकत है, मालिक जरा निकले ना नीचे, आए हमारे साथ जरा चले और मिले अवाम से जो वहां पर आ रहे हैं, और आप उनकी बातें सुने। इस वक्त लोगों में गुस्सा है, उनको नजर आ रहा है कि कौम के साथ किया क्या जा रहा है, उनको नजर आ रहा है कि उनकी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन की जा रही है, और ऊपर जो टोला मुसल्लत हो गया है वो टोला जो है अपने सैकड़ों अरबों रुपए के केसेस माफ कराता चला जा रहा है। इस वक्त शदीद गुस्सा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि इस वक्त कौम किस पॉलिटिकल लीडर के साथ खड़ी है। आपका भी तज्जिया ये है, सब तज्जिया निगार मुझे ये कहते हैं कि यार वो पागल हैं, वो इलेक्शन क्यों कराएंगे, सारा वोट तो इमरान खान के पास है, फिर तो फारिग हो जाना है इलेक्शन के अंदर। वो तो खुद मान रहे हैं कि सारी कौम उस तरफ खड़ी हुई है। लेकिन जो कौम चाहती है, और कौम क्या चाहती है, कौम को ना गोलियां चलाना चाहती है ना कुछ चाहती है। कौम कहती है इलेक्शन करवा दो, हमें फैसला करने की इजाजत दो कि हम फैसला करेंगे कौन पाकिस्तान के अंदर आगे हुकूमत करेगा कि कौन नहीं करेगा। इस फैसले के खिलाफ जब आप खड़े रहेंगे, गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, तो उसके कोई नताइज अच्छे नहीं होते। इसका यह प्रेडिक्शन नहीं है कि उसका मार्च से ताल्लुक है कि वो मार्च इधर पहुंचेगी तो इधर पत्नी के पटाखे बजने शुरू हो जाएंगे। 100% दुरुस्त बात करें इमरान खान। और मैं आपको बताऊं कि इस गुस्से को अभी जो एक पॉजिटिव एनर्जी दी हुई है वो दी इमरान खान ने, कि वो लोगों को मौका देता है, लोग जलसे में आ जाते हैं, वो वोट डालने चले जाते हैं, अभी लॉन्ग मार्च में हिस्सा कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। अगर बिल्कुल नाउमीदी हो गई, अभी उम्मीद है लोगों को कोई रास्ता निकल आएगा, एक जमहूरी तरीके से, एक पुरअमन तरीके से रास्ता निकल आएगा। अगर लोग ना उम्मीद हो गए और उनको लगा कि यह रास्ता ऐसे नहीं मिलेगा, तो सब लोग नहीं, कुछ लोग जरूर यह फैसला कर सकते हैं कि फिर अगर हमारा हक छीना जा रहा है तो फिर हमने वापस हक छीन कर लेना है। आपकी किसी लेवल पे आर्मी से, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, कोई बातचीत हो रही है इस वक्त? नहीं जी, कोई बातचीत नहीं हो रही है। और इमरान खान का भी मैं स्टैंड का बता दूं, उनकी बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन है, पार्टी की वाज़ेह पोजीशन है। हमने हुकूमत से बात करनी है क्रिकेट के T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो इस वक्त गमगीन सूरत हाल है, उसकी तो बातचीत नहीं करनी ना। हमने बातचीत करनी है कि पाकिस्तान को इस शदीद तरीन सियासी बुरान से कैसे नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि खान साहब बार बार खुद कह चुके हैं मैंने इससे बात नहीं करनी, मैंने शहबाज शरीफ गवर्नमेंट से बात नहीं करनी, बेबस है, इनके पास पावर नहीं है, जिनके साथ पावर है हम उनसे ही बात करेंगे। क्या आप एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं कर रहे? सुन ले मेरा सवाल, क्या आप एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं कर रहे या एस्टैब्लिशमेंट आपसे बात नहीं कर रही?
नहीं, इस वक्त जो है वो कोई, आपने पूछा था बातचीत चल रही है, बातचीत नहीं चल रही। उससे पहले जो है प्रेसिडेंट साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था और प्रेसिडेंट साहब ने कोशिश की थी कि कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही है। और मैं जो कह रहा था ना कि हमारी इस वक्त जो पोजीशन है, मैं जो आपके सामने बैठ के टीवी पे कहता हूँ मेरे पास कोई मैंडेट है इमरान खान का, तो कहता हूँ ना, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कहता। अनाउंस करे, हुकूमत ऐलान करे कि वो इलेक्शन कराने को तैयार है, हम बिल्कुल उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करने को तैयार हैं कि उसकी लवाजमात क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट तारीख उसकी क्या होगी, ये तमाम तफसील हम उनके साथ बात करने को तैयार है। अगर इसके अलावा कुछ और वो बातचीत करना चाहते हैं वो भी हम करने को तैयार हैं। लेकिन क्योंकि ये बातचीत सिर्फ मानी खेज उस वक्त है कि अगर ये पाकिस्तान को सियासी बुहरान से निकाले। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। आप कह रहे हैं हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, खान साहब कहते हैं मैंने गवर्नमेंट से बात नहीं करनी, मैंने तो बात करनी है जिनके पास रियल पावर है, जो इनके हैंडलर्स हैं, जो इनको लाए हैं। तो मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। और साथ ही मुझे एक सवाल, ये मुझे काइंडली, आपके ख्याल में ये जो अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, DGISI उसमें आ गए, ये क्यों हुई? इसका क्या ऑप्टिक था? ऑब्वियसली कोई रीज़न था ना, वरना DGI-SPR पहले भी करते हैं, वो अब भी कर सकते थे। ये क्यों हुआ? और आपके और खान साहब के ये व्यू पॉइंट में तजाद है? नहीं तजाद है, मैं बता रहा हूं, मैं आपको ऑन एयर बैठ के बोल रहा हूं कि आपके ख्याल में, मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूं। नहीं, हम भी तो हम खान साहब को भी तो हम ऑन एयर ही सुनते हैं ना, खान साहब को भी हम ऑन एयर ही सुनते हैं, रोज जलसे में वो कहते हैं। सुन ले भाई मेरी बात सर। मालिक सवाल इतने लंबे पूछे, सुन तो जवाब तो सुन लो। नहीं बोले भाई, वो कह रहे हैं कि अगर कोई मुज़ाकरात होने हैं, जिन मुज़ाकरात से ये फैसला हो कि इलेक्शन होगा ये नहीं होगा, तो अगर मैंने बातचीत करनी है तो मैंने एस्टैब्लिशमेंट से करनी, मैंने उन्होंने करनी नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर हुकूमत ऐलान करती है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे करती है, खुद इस नतीजे पे पहुंचती है, किसी वजह से भी पहुंचती है, अगर हुकूमत ये ऐलान करती है कि हम इलेक्शन करवाने को तैयार है, तो हम बिल्कुल उनके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। समझ गए ना बात? कोई उसमें तजाद नहीं है दोनों बातों के अंदर। अच्छा, जो दूसरा आपने सवाल, बड़ा एक अहम सवाल आपने पूछा था, वो सवाल ये था कि DGI को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत तो उनको थी कोई नहीं, और जिसने भी उनको ये मशवरा दिया था उसने कोई अच्छा मशवरा नहीं दिया था। DGI को पॉलिटिकल स्पेस के अंदर, ओपन पब्लिक एरिना के अंदर एक्सपोज करना एक मेरे ख्याल में बड़ी ही खराब स्ट्रेटेजिक मूव थी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी नहीं चाहिए थी। जब उन्होंने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब उनका ओपिनियन, उनकी बातें, उनकी पोजीशन जो है वो एक पब्लिक पॉलिटिकल स्पेस का हिस्सा बन गई है। अब तनकीद भी होगी, सवाल भी होंगे, इल्जाम भी लगाए जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल में ना किया जाता तो इससे बहुत बेहतर रहते। अच्छा, एक अखबार ने एक इदारिये में बड़ी मजेदार एक लाइन लिखी है, उन्होंने कहा खान इज सक्सेसफुली रीराइटिंग रूल्स ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस, बट कैन ही अफोर्ड बर्निंग एवरी ब्रिज एंड सिंक एवरी बोट और शिप इन ट्राइंग टू रीटेक इस्लामाबाद? उन्होंने कहा बड़े सक्सेसफुल, बड़ी कामयाबी से वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस को एक रीडिफाइन कर रहे हैं खान साहब अपने नाज़रीन के लिए, मैं जो अंग्रेज़ी नहीं करते। लेकिन क्या ये भी एक अक्लमंदी के है कि वो तमाम किश्तियाँ पुल जला के और तमाम ब्रिजेस रास्ते बंद करके इस रास्ते पे चले गए हैं? एक बंद गली की तरफ तो नहीं जा रहे खान साहब? नहीं जी, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे। और आप ही के प्रोग्राम पर अगर आपको याद हो, मैं एक दफ़ा पहले बात कर चुका हूँ कि इस इर्तिकाई अमल से इस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान में गुजरा है, और मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि अगली लेवल की एवोल्यूशन, यानी अगला इर्तिकाई कदम जो है वो भी उठाया जाए इसके अंदर। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो, अगर आप पाकिस्तान की अहमियत की बात करते हैं तो उसके अंदर उसका एक इंतहाई अहम रोल है। लेकिन मेरे ख्याल में जो इस वक्त 2018 से, मैं 2018 की से नहीं बात कर रहा, मैं 2008 से लेकर 2022 तक भी जो रोल रहा है आर्मी का पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, मेरे ख्याल में वो भी फौज के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, और इससे भी आगे जाने की जरूरत है। उसके लिए कैटलिस्ट बिल्कुल इमरान खान साबित हो रहे हैं, और ये फौज की खुशकिस्मती है कि एक ऐसा आदमी इस वक्त इसमें कैटलिस्ट साबित हो रहा है
जो कि खैरख्वाह है फौज का और दिल से यकीन रखता है कि एक ताकतवर फौज पाकिस्तान की जरूरत है, तो मेरे ख्याल में तो इमरान खान ने कोई कश्तियां नहीं जलाई। हाँ, इनफरादी लोग हो सकते हैं जिनको ये लगे कि इमरान खान ने उनके बारे में जो बात की वो ज्यादती हुई उनके साथ, या उनका हक नहीं, जो उनके बारे में नहीं कहना चाहिए था वो कहा गया, ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। लेकिन बहैसियत इदारा इमरान खान ने कोई बात फौज के बारे में ऐसी नहीं कही है। जो मैं आपको बता दूं, कोई रिटायर्ड, इवन रिसेंटली रिटायर्ड, क्योंकि सर्विंग आर्मी ऑफिसर तो मोहतात रहता है, सियासत में बात नहीं करता, किसी रिसेंटली रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से भी बात कर लें तो वो भी 100% जो फौज का मजमूई तौर पर रोल इमरान खान बात कर रहे हैं उससे इत्तेफाक ना करता हो। वो रिटायर्ड वालों की सोच हमेशा बहुत जमहूरी होती है, वो छोड़ दें। रिटायर्ड जो भी होता है उसको बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी नज़र आती है, रूल ऑफ लॉ भी नज़र आता है। लेकिन यहाँ मुझे एक ब्रेक मैं ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आके 2-3 आपसे और ज़्यादा सेंसिटिव बातें करनी है, और ख़ास तौर पे जिस तरह सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, कुछ लोग कहते हैं डीजे वो डिटेरिएट हो रही है, मेरा ख्याल है इवॉल्व हो रही है, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और फौज के इंस्टीट्यूशंस का रोल आने वाले दिनों में क्या आपको नज़र आता है। पूछते हैं असद उमर से इस ब्रेक के बाद।